नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है वो भी हमारा पर डे की तरह एलटी ग्रेड 2018 होम साइंस का प्रैक्टिस सेट जो कि उत्तराखंड में हुआ था, हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। और ये आज 2018 का लास्ट सेट होगा, मतलब हमने 21 का सेट क्लियर कर लिया है और सॉल्व कर लिया है और 18 एलटी का भी सॉल्व कर लिया। उत्तराखंड के दोनों सेट हमने क्लियर कर लिए हैं। और अगर जो रह गए होंगे इससे पुराने जो पेपर हुए हैं, ठीक है, तो बहुत पुराने पेपर में आप जानते हो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, हाँ, लेकिन उनको भी कर लेंगे। और उसके साथ ही साथ हम अब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। टॉपिक वाइज मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके उत्तराखंड में आए हैं वो सारे, और वो ऐसे टॉपिक होंगे चाहे आप उत्तराखंड का दोगे कहीं भी दोगे, होम साइंस के सारे प्रश्न होंगे और आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन मैं सारे टॉपिक देख के ही लाऊंगी जो कि आपका उत्तराखंड में सॉल्व काम आ जाए। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 76 क्वेश्चन हमने 75 तक सॉल्व कर लिए हैं। खाने वाला सोडा किस विटामिन को नष्ट करता है? ए ऑप्शन है विटामिन बी को, बी है विटामिन सी को, सी है विटामिन डी को और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले आप लोग एक काम जरूर करना, अगर नए चैनल पे हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस समय पता नहीं क्यों हमारे चैनल का व्यू बहुत डाउन चल रहा है और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ये चीज़ मैं बोल नहीं रही हूँ, आपको खुद चैनल पर जाओगे और आप 1 महीने पहले हमारा चेक करोगे और अभी जब से मैंने ये उत्तराखंड का सॉल्व कराना स्टार्ट किया है उस समय का व्यू देखोगे तो ज़मीन आसमान का अंतर आपको खुद दिख जाएगा। तो इसलिए आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो खाने वाला सोडा किस विटामिन को नष्ट करता है? ए है विटामिन बी, बी है विटामिन सी, सी है विटामिन डी और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखो, खाने वाला सोडा किसको नष्ट करता है? थायमीन को नष्ट करता है। ठीक है, ये आपको पता है, थायमीन को नष्ट करता है। थायमीन किस में पाया जाता है? तृणधान्य में पाया जाता है। तृणधान्य किसे कहते हैं? जो कि सीरियल्स होते हैं उन्हें कहते हैं सीरियल्स। आप जानते ही हो, सीरियल्स जो कि अनाज वगैरह होते हैं उनको हम तृणधान्य कहते हैं। अब बात आती है, जो ये सीरियल्स शब्द है ये आया कहाँ से? ठीक है, ये सीरियल्स जो शब्द है ये कहाँ से आया? अगर आपसे ये पूछा जाए तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई यूनानी भाषा के, ठीक है, मतलब आंग्ल भाषा में एक शब्द है सीरीज़। ठीक है, यूनानी भाषा जिसे हम आंग्ल भाषा भी कहते हैं उसमें एक शब्द है सीरीज। सीरीज से क्या हुई? इस शब्द की उत्पत्ति हुई है किसकी? सीरियल्स की। ठीक है, सीरीज से किस शब्द की उत्पत्ति हुई? सीरियल शब्द की मतलब उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब ये सीरीज थी कौन? ये थी कहाँ की? यूनान की एक देवी थी। सीरीज कौन थी? यूनान की देवी थी। ठीक है, आपसे 21 में टीजीटी में पूछा गया था, जो यूपी का टीजीटी हुआ था उसमें पूछा गया था हाइजिया कहाँ किस देश की मतलब देवी है? तो वो ग्रीक की देवी थी, वो हाइजीन से संबंधित थी, ग्रीक की देवी थी। लेकिन ये सीरियल्स जो हमारे अनाज होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से शायद यही वाला क्वेश्चन आया था सीरीज के विषय में, मतलब इन्हीं दो में से एक क्वेश्चन आया था जो देवी के विषय में था। तो ये दोनों ही याद करना। हाइजीन जो शब्द होता है वो बना है हाइजिया से, और हाइजिया कहाँ की? ग्रीक की देवी थी। ठीक है, और सीरीज कहाँ की देवी है? यूनान की, और इसी से सीरियल्स शब्द आपका निकला है। ओके, क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्यों कहते थे इन्हें सीरीज को देवी क्यों मानते थे? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ माँ अन्नपूर्णा मानी जाती है कि भाई माँ अन्नपूर्णा है, अनाज की पूर्ति करती हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये भी क्या थी? खाद्यान्न और फसल की संरक्षिका मानी जाती थी। कौन थी ये? खाद्यान्न और फसल की संरक्षिका मानी जाती थी। ठीक है, संरक्षिका। तो ये सारे पॉइंट आप A to Z नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आपसे बात आती है कि भाई ये सीरियल्स में चीज़ें क्या क्या आती हैं। तो आप जानते हो जहाँ जहाँ आपको थायमीन मिलता है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। खासतौर से अगर हम बात करें चावल, गेहूँ में बहुत ज़्यादा थायमीन उमीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी गेहूँ भी आपका इसी श्रेणी में आता है। आपको पता है चने में होता है, चना भी आता है इसमें। ठीक है, तो चावल है, चने हैं, जई है, जौ हैं और गेहूं है, बाजरा है और मक्का है, ये सारे क्या हैं? आपके सीरियल्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लेते हैं। खाने वाला सोडा जो है किस विटामिन को नष्ट करता है? तो ये किसको नष्ट करता है? विटामिन बी को। ठीक है, विटामिन बी को नष्ट करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन B1 में भी खास तौर से थायमीन को नष्ट करता है, तो हम कह सकते हैं विटामिन B1। ठीक है, थायमीन को खास तौर से नष्ट करता है, लेकिन आप सीधे विटामिन बी भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, विटामिन सी आप जानते हो कौन सा हो गया? ये स्कर्वी रोग होता है, जिससे नाम है इसका रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की बात करें तो इसका नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल, और ये हमें सूर्य की किरणों से मिलता है और हमारी बॉडी में ही विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य की किरणें पड़ने से ये एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 77, जनसंख्या आंकड़े संबंधी विषय क्या कहलाते हैं? जो जनसंख्या आंकड़े संबंधी विषय होते हैं उन्हें क्या सोनोग्राफी कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं, बिब्लियोग्राफी होती है कहते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पर हमारा जो हम क्या कहते हैं उस विषय को हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, यह किसने कहा है कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम बृहद्दता कहते हैं। साने ने कहा है, आर.एस. पांडे ने कहा है, एलिजाबेथ बेवरेज ने कहा है या रूट मार्थिन ने ये कहा है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही होगा, साने ने ये कहा है। अच्छा, बृहद्दता का मतलब ही ये होता है कि किसी भी कमरे का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर लेना, जो रूम है उसकी जगह भी ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर लो और आपको वो रूम ऐसा भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा घिच-पिच है, वो वाली चीज़ भी ना हो। अच्छा, साने की अगर हम बात करेंगे तो साने ने ही आवास को 3 इकाइयों में बांटा है, ये भी ध्यान रखिएगा। आवास को 3 इकाइयों में किसने बांटा था? साने ने बांटा था। ठीक है, आवास को 3 इकाइयों में, कितने 3 इकाइयों में किसने बांटा पूछा जाए तो साने महोदय ने बांटा। कैसे? एक तो था इनका रहने का कक्ष जिसे कहते हैं लिविंग रूम। ठीक है, रहने का कक्ष। दूसरा क्या था आपका? ये दूसरा था भोजन का कक्ष जिसमें हम लोग आहार लेते हैं, खाना खाते हैं, डाइनिंग रूम कह सकते हैं। भोजन का कक्ष जिसे हम डाइनिंग रूम कहते हैं। तीसरा हमारा था शयन कक्ष जिसमें हम रेस्ट करते हैं। तीसरा कौन सा था? शयन कक्ष। ओके, तो ये 3 इकाइयों में बांटा था किसने? साने महोदय ने। तो ये भी इनका इंपॉर्टेंट है भाई, साने से डेफिनेशन पूछी गई है तो आगे ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, मिलावटी पदार्थ के रूप में मेटेनिन पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ये मिलावट से कई क्वेश्चन बने हैं आपके, और सबसे बड़ी चीज़ है मेटेनिल येलो के भी के मतलब दूसरा क्वेश्चन है ये, मेटेनिल येलो का दूसरा क्वेश्चन है, तो इसे याद रखना बहुत अच्छे से। लाल मिर्च पाउडर में, दालों में, सरसों के तेल में, शहद में। अब वहाँ पर हमने क्या बताया था? मेटेलिन पीला मतलब पीले रंग का है। तो पहले जो हमने क्वेश्चन आपको कल कराया था या परसों की क्लास में, तो उसमें क्या था? बेसन था, वो पीले रंग का था, तो उसी में मिलाया जाएगा। अब यहाँ पर ये सोचो कि बेसन किससे बनता है? भाई चने से दाल बनती है, दाल से बेसन बनता है, तो क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। दालें पीली होती है, पीला कलर होता है। ये तो ऐसे भी ट्रिक से भी हम आंसर कर सकते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, जब काले रंग को किसी अन्य रंग में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए है क्रोमा कहते हैं, बी है टिंट कहते हैं, सी कलर वैल्यू कहते हैं, डी है शेड कहते हैं। तो जब हम काले रंग को किसी रंग में मिलाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। वाइट मिलाते हैं तो उसे टिंट कहते हैं। ठीक है, वाइट मिलाते हैं किसी रंग में, मतलब किसी भी कलर में वाइट कलर मिलाते हैं तो हम उसे टिंट कहते हैं। ओके, और क्रोमा किसी रंग की क्या होती है? तीव्रता और मंदता को दर्शाता है। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किस प्रकार के खाते में बैंक ब्याज नहीं देता? ए है बचत खाते में, बी है चालू खाते में, सी है निश्चित अवधि जमा खाता में, डी है संचयी सावधि जमा खाता में। तो अगर हम बैंक के ब्याज की बात करेंगे तो वो चालू खाते में नहीं मिलता। आपको पता होगा चालू खाता जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो लोग चालू खाता रखते हैं क्योंकि वो कभी भी पैसा डालते हैं, कभी भी निकालते हैं, लेकिन इसमें ब्याज नहीं मिलता है। जो उद्योग धंधे वाले लोग होते हैं वो इसी खाते का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पर इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता। क्वाश्योर कर 82 प्रश्न है। क्वाश्योर कर तथा मेरास्मस निम्नलिखित में से संबंधित है। ए है स्वच्छता की दशा से, बी है पूर्ण निम्न पोषण की दशा से, सी है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से, डी है विटामिन सी की न्यूनता से। क्योंकि क्वाश्योरकर और मरासमस दोनों पूछा गया है तो हम सी ऑप्शन पर जाएंगे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की बात करेंगे। मरासमस में क्या होता है और क्वाश्योरकर में प्रोटीन की भी कमी हो जाती है और ऊर्जा की भी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी प्रोटीन की बात कर लेते हैं, जो प्रोटीन शब्द होता है कहाँ का? ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक शब्द में किस शब्द से बात करेंगे? प्रोटियोस से बना है। प्रोटियोस से बना है। प्रोटियोस का मतलब क्या होता है? प्रथम स्थान रखने वाला। ठीक है, प्रथम स्थान रखने वाला। ओके, और हमारे शरीर में आप जानते हो सबसे ज़्यादा अमाउंट पानी के बाद इसी तत्व का होता है। क्यों होता है? पानी 75% होता है, प्रोटीन उससे कम होता है। मतलब हमारी जो बॉडी है वो 10 से 15% जो है प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन के विषय में ये जानकारी, और इसमें 22 प्रकार के अमीनो अम्ल माने जाते हैं, पाए जाते हैं, जिसमें 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक माने जाते हैं। और 2 ऐसे होते हैं जो मतलब एक एज होती है, मान लो जैसे कि रेनिन है। रेनिन एक तरीके का जो एंजाइम है, आप जानते हो बच्चों में दूध का पाचन करता है, तो वो क्या होता है? किशोरावस्था तक आवश्यक होता है। ठीक है, इस तरीके से 2 जो होते हैं मतलब कुछ समय के लिए आवश्यक होते हैं, उसके बाद उनकी कोई उपयोगिता बॉडी के लिए नहीं रहती है। ठीक है, तो क्वाशियोका तथा मेरास्मस के लिए सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, इड, ईगो व सुपर ईगो इसके अंश हैं। ए है बुद्धि लब्धि के, बी है व्यक्तित्व के, सी है सामाजिक विकास के, डी है प्रत्यात्मक विकास के। तो इड, ईगो पर
सुपर ईगो क्या होता है? ये व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी के प्रकार हैं। किसने दिए हैं? सिगमंड फ्रॉइड ने दिए हैं। किसने दिए हैं? सिगमंड फ्रॉइड ने दिए हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत आपने पढ़ा होगा इनका, ठीक है। तो ये यहाँ से लिए गए हैं। ओके, इड ईगो, सुपर ईगो। क्वेश्चन नंबर है आपका 84, किस पोषक तत्व की कमी से रक्ताल्पता होती है? ए है लौह तत्व, बी है प्रोटीन, सी है वसा, डी है कार्बन। तो भाई एनीमिया की बात हो रही, रक्ताल्पता तो आप जानते हैं लौह की कमी से होती है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से अभी हमने बात की, क्या क्वाशियोरकर वाली समस्या हो जाती है। क्वाशियोरकर के साथ साथ अगर कैलोरी की कमी है, कैलोरी की अगर कमी है तो क्या हो जाएगा आपको? मैरास्मस भी हो जाएगा, ठीक है। वसा की कमी से क्या होता है आपको? टोड स्किन, जिसे कछुए के समान त्वचा कहते हैं, कछुए के समान। एक सेकेंड, यहाँ पर पसीने की वजह से उंगली नहीं चल रही है, एक सेकेंड बस। ओके, कछुए की समान त्वचा हो जाती है। जो कछुए की स्किन नहीं होती, थोड़ी टाइट होती है, उसी तरीके से बॉडी पे फुंसी फुंसी जैसा हो जाता है, उसमें कीले जैसी चीज़ें निकल आती हैं, नुकीली फुंसियाँ होती हैं ये। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीनोडर्मा भी कहते हैं। फ्रीनोडर्मा या फ्राइनोडर्मा भी लिखा मिल जाता है। ये किसकी? वसा की कमी से आपको होने वाली समस्या है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, जैसे वृद्धि भी रुक जाती है, त्वचा तो खुरदरी और चमकहीन हो ही जाती है। उसके साथ साथ डर्मेटाइटिस वाली समस्याएं भी हो जाती हैं। डर्मेटाइटिस जो त्वचा संबंधित और सारी समस्याएं होती हैं वो हो जाती हैं, ठीक है। एक्जिमा भी एक त्वचा से संबंधित ही रोग है, जिसमें वसा की कमी से होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या क्या समस्या? फ्राइनोडर्मा, एक्जिमा को लिख दे रही हूँ मैं, एक बार पढ़ समझ जाना आप लोग। एक्जिमा, फ्राइनोडर्मा और साथ ही साथ अभी हमने बताया क्या है, मतलब टोड स्किन जो बोलते हैं। तो ये शब्द जब आपको मिले तो कहीं ना कहीं आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, आपके वसा की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, जीन पियाजे के अनुसार बोध के विकास की प्रथम अवस्था है। क्वेश्चन को देखो कैसे घुमाया है, बोध के विकास की प्रथम अवस्था है, मतलब यहाँ पर आपको जीन पियाजे की प्रथम अवस्था बताना है, ठीक है। बस शब्द को थोड़ा घुमाया है। ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और डी है संवेदी गामक अवस्था। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, तो सबने में मतलब संवेदी आ जाएगा पहले। तो संवेदी गामक अवस्था आपको कौन सी दिख रही है? डी दिख रही है, और क्योंकि प्रथम ही पूछी गई है तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सबने पूरी की गई की मूर्ति आपकी, तो पहला तो ये होगा संवेदी पेशी अवस्था, और फिर आ जाएगा दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूरी पूर्व संक्रियात्मक आ जाएगा पहले, ठीक है। फिर मूर्त संक्रियात्मक तीसरी वाली ये आ जाएगी, और चौथी फिर औपचारिक ही हो जाएगी। तो 1 2 3 4 सब मतलब सभी आप याद कर सकते हो, मैंने आपको आंसर भी बता दिया, डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, pH 7.0 का अर्थ है खाद्य पदार्थ की प्रकृति है क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हो कोई भी चीज़ 7.0 पर अगर अटकती है तो उसे हम कहते हैं उदासीन है, ठीक है। उससे पहले कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय होती है, उसके बाद वाली अम्लीय, 7 के बाद वाली अम्लीय होती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 87, पानी सामान्य रूप में उबलता है। ए है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, बी है 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, सी है 135 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, या डी है 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो जो पानी है सामान्य रूप से जो उबलता है वो कितने 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 88, रक्तहीनता। देखो एनीमिया से 2 क्वेश्चन आए, वही बात मैं बार बार कहूँगी, आप लोगों के लिए सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रक्तहीनता रोग के लक्षण है सांस फूलना व सिर दर्द होना, त्वचा नाखून व आंखों में पीलापन होना, सी है शारीरिक कमजोरी व थकान होना, डी है उपयुक्त शरीर। तो ये तो सभी कारण हो जाएंगे रक्तहीनता के। बकाया रीजन क्या रहते हैं? B9 की कमी होना, फोलिक अम्ल बोलते हैं, B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल है, ठीक है, फोलिक अम्ल है। तो फोलिक अम्ल की कमी होना, उसके साथ है राइबोफ्लेविन B12 की कमी होना, ओके, B12 की कमी होना। उसके बाद आप जानते हो जो और भी तत्व होते हैं, मान लो आप सही से विटामिन सी नहीं ले रहे हो, विटामिन ए नहीं ले रहे हो, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपके शरीर में खून नहीं बन पाता है। तो ए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 है, FPO का पूरा नाम क्या है? ए है फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, बी है फूड प्राइस ऑर्डर, सी है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, डी है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा, कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, एड्स का कारण है अमीबा, वायरस, फफूंदी या बैक्टीरिया। तो एड्स आप जानते हो किससे होता है? एड्स होता है वायरस से, ठीक है। एड्स होता है किससे? इसकी फुल फॉर्म क्या है एड्स की, किसी को पता है? एक्वायर्ड
इम्यूनो डेफिशिएंसी एक सेकेंड, CNC सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम। ओके, आज जो है मौसम ख़राब हो गया है, इस वजह से गर्मी हो रही है। गर्मी की वजह से पसीना जो है गिर रहा है और पसीने में उंगली जो है लिख नहीं पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एड्स का जो कारण है वो क्या होता है, वायरस होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध से प्राप्त नहीं होता? ए है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है आयरन, डी है विटामिन बी। तो यहाँ पर जो सब कतई नहीं प्राप्त होता है, बिल्कुल ही ना के बराबर होता है, वो होता है आयरन। आयरन और विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं पाया जाता, बकाया प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन बी भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, बड़े पैमाने पर वस्त्र इस्त्री करने की प्रक्रिया कहलाती है? ए टेंटरिंग, बी है नैपिंग, सी है बीटनिंग, डी है कैलेंडिंग। तो कैलेंडिंग जो होती है, आप जो बड़े पैमाने पर हम वस्त्र को प्रेस करते हैं उसकी बात मतलब वो प्रक्रिया होती है। जब आप बड़े पैमाने पर वस्त्र प्रेस करते हो तो उसे आप कैलेंडिंग कहते हैं। टेंटिंग में कपड़े को क्या होता है, बराबर किया जाता है चारों तरफ से। नैपिंग में क्या होता है, रुएँ उठाए जाते हैं, ठीक है, रुएँ उठाए जाते हैं। ओके, और बीटनिंग में पीट कर क्या किया जाता है, चपटा किया जाता है रेशे को, ठीक है, चपटा किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे बात हो गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। मध्यावस्था में महिलाओं में रजोनिवृत्ति किस हार्मोन के स्तर के कारण होती है? ए है टेस्टोस्टेरोन, बी है एड्रेनलिन, सी है एस्ट्रोजन, डी है थायरॉक्सिन। तो यहाँ पर देखो, टेस्टोस्टेरोन तो आप जानते हो पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में तो क्या प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है और एस्ट्रोजन पाया जाता है। तो आपको महिलाओं का एक ही दिख रहा है, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और प्रोलैक्टिन पाया जाता है जो दुग्ध निर्माण में काम करता है माताओं में, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, रेमे एक प्रकार का है, वानस्पतिक रेशा, खनिज रेशा, कृत्रिम रेशा, प्राणिज रेशा। तो रेमी आप जानते हो एक प्रकार का कैसा रेशा, वनस्पति से प्राप्त होता है, ठीक है। रेमी और सीसर आपने तो पढ़े, ये पत्तियों वाले रेशे होते हैं। रेमी और सीसर कौन से, पत्ती वाले रेशे होते हैं और वनस्पति जगत से ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। खनिज में आप मुख्यतः जब मानते हो किसी एस्बेस्टस को, वैसे सोना चांदी भी आता है, लेकिन एस्बेस्टस एक ऐसा तत्व है जो अधात्विक रेशा माना जाता है। सोना चांदी आपको पता है धात्विक रेशे हैं, ठीक है। खनिज में अधात्विक रेशा माना जाता है एस्बेस्टस को, और सोना चांदी जो होते हैं धात्विक रेशे हैं। कृत्रिम रेशे में आपके रेयन है, नायलॉन है, जो मानव ने बनाए हैं, बोरे से आते हैं। और प्राणिज में आप जानते हो प्रोटीन और रेशम आता है। क्वेश्चन नंबर 95, किसी उत्पाद की एगमार्क प्रमाणीकरण से उपभोक्ता को इसके बारे में पता चलता है? ए है सही विक्रय मूल्य का, बी है सही भार का, सी है भौतिक एवं रासायनिक रूप से सही उत्पादन का, डी है उपर्युक्त सभी का। तो किसी उत्पाद की एगमार्क प्रणाली से जो पता चलता है, ये मतलब क्या पता चलता है ये बताना है आपको। तो सही विक्रय मूल्य का भी पता चलता है, बी है सही भार का भी पता चलता है, सी है भौतिक एवं रासायनिक रूप से सही उत्पादन का पता चलता है, डी है उपर्युक्त सभी, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे, कपास की पत्तियों में क्या मिलाने से नाइट्रोसेलुलोज का निर्माण होता है? ए है H2SO4 और ईथर, बी है HNO3 और ईथर, सी है H2SO4 HNO3 और डी है ईथर तथा एल्कोहल। यहाँ पर बात हो रही कपास की पत्तियों में क्या मिलाने से नाइट्रोसेलुलोज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, H2SO4 और HNO3 को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा नाइट्रोसेलुलोज रेयन बनता है। नाइट्रोसेलुलोज रेयन की अगर हम बात करें तो इसे बनाया था किसने, काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने बनाया था, काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने बनाया था, ठीक है, चार्डोनेट ने बनाया था। और बात करेंगे कब बनाया था, 1884 में बनाया था, 1884 में इसको बनाया गया था, ठीक है। इसमें आपको वही अभी हमने बताया क्या, कपास की पट्टियों में जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को मिलाया गया था, ठीक है, मिलाकर ये नाइट्रोसेलुलोज रेयन यहाँ पर बनाया गया था। एक चीज़ आप याद कर रखना, और अगर बात करेंगे यहाँ पर बिस्कोस की, तो बिस्कोस में क्या मिलाया जाता है, कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है कपास की पट्टियों में। क्या बाँस की लुगदी में क्या, कास्टिक सोडा, ठीक है, बाँस की लुगदी प्लस कास्टिक सोडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कास्टिक सोडे का किसमें प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है बिस्कोस रेयन में। तो जब आपसे पूछा गया नाइट्रोसेलुलोज का, तो हो सकता है आगामी जो एग्ज़ाम हो उसमें ये सारी चीज़ें पूछ ली जाएँ। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा साधन सबके पास एक समान है? ए है ऊर्जा,
बी है ज्ञान, सी है समय, डी है उपयुक्त सभी। तो आप जानते हो ज्ञान ऊर्जा तो सबका अपना अपना है, समय जो होता है सबके पास समान होता है, 24 घंटे सभी के पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, मधुमेह से पीड़ित रोगियों का उपचार संभव है, संतुलित आहार द्वारा, नियमित व्यायाम द्वारा, सी इंसुलिन द्वारा, डी उपयुक्त सभी द्वारा। तो मधुमेह से पीड़ित जो रोगी होते हैं उनका उपचार हम इन सभी तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, शिशु जन्म के तुरंत बाद माँ के दूध के साथ निकलने वाला पीला पदार्थ प्रोटीन है, कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रम है या वसा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कोलेस्ट्रम है। सी ऑप्शन सही होगा। जो शिशु का जन्म होता है और माता के स्तन से जो पीला पदार्थ निकलता है, गाढ़ा होता है, ये कोलेस्ट्रम कहलाता है और ये 2 से 3 दिन, कहीं कहीं माना गया, कहीं कहीं 3 से 5 दिन तक निकलता है। ठीक है। तो ये दिन भी याद रखना, आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आज की क्लास का लास्ट है। आज जानते हो इतनी जल्दी क्लास क्यों नहीं पढ़ रही है? क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा मन ख़राब है, मेरा चैनल बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे चैनल पर भी व्यूज़ आए। ठीक है। तो इतना परेशान हूँ मैं, मेरा कतई कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाने का मतलब मन से मैं परेशान हूँ इस समय बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, ऐसा लगे नहीं रहा मैं पढ़ा रही हूँ, बस मैं बोलती जा रही हूँ जितना समझ में आ रहा है मुझे। तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, निम्नलिखित में से किसके कारण दूध दही में बदलता है? ए है ग्लूकोज, बी है लैक्टोज, सी है गैलेक्टोज या डी है सुक्रोज। तो यहाँ पर जो दूध दही में बदलता है वो होता है लैक्टोज के कारण, आपको पता ही होगा। ग्लूकोज आप जानते हो सबसे सिंपल शुगर होती है। ठीक है। मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। बात करेंगे सुक्रोज, ये क्या है? डाइसेकेराइड है। और जो घरेलू शुगर होती है उसी को हम कहते हैं, जो चीनी होती है घर में प्रयोग करते हैं उसी को सुक्रोज कहते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो बस कह ही सकते हैं, कर तो नहीं सकते ना कुछ। ठीक है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं इसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।